हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की रियासत आंध्र प्रदेश वाहिद ऐसी रियासत है कि जिसकी असेंबली में बैठने वाले नेता यानी सियासी लीडर इजलास के दौरान कभी तो एक दूसरे की आंखों में मिर्चें फेंक देते हैं और कभी एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते नजर आते हैं। आंध्र प्रदेश के लोग शायद भारत के सबसे बदनसीब तरीन लोग भी कहलाते हैं, जिसकी वजह ये है कि वहाँ के सियासी नेता यानी लीडर हमेशा छोटी जात और बड़ी जात के चक्कर में लोगों को आपस में लड़वाते रहते हैं। आज आंध्र प्रदेश भारत की दूसरी रियासतों से भी अगर पीछे रह गया है तो उसकी भी सबसे बड़ी वजह यानी कारण यही नस्ली नफरत और लड़ाई झगड़े हैं। मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि इस स्टेट के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या अच्छे नहीं हैं। जहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और फराख दिली पूरे भारत में उसी तरह मशहूर है जिस तरह हमारे मुल्क में लाहौर को जिंदाने दिलान शहर माना जाता है। तो सवाल ये है कि इतने अच्छे लोगों पर इतने बुरे लोग हुकूमत करने के लिए कहां से आए और कैसे आंध्र प्रदेश की गद्दी को संभाल बैठे। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था तो उस वक्त भारत में आंध्र प्रदेश नामी अलग रियासत मौजूद नहीं थी, मगर फिर 1950 में तेलुगु जबान बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग स्टेट की मांग शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ये मुतालबा जोर पकड़ता गया और फिर ये मुतालबा मुजाहिरे में तब्दील हो गया। लोग बड़ी तादाद में अपने घरों से निकलकर मुजाहिरे करने लगे और कहा कि उन्हें हर सूरत एक अलग रियासत का दर्जा दिया जाए। ये एहतजाज और धरने तब रंग लाए कि जब उसी मांग को पूरा करवाने के लिए भूख हड़ताल करने वाले पोती श्रीमा मोलो 58 दिन की भूख हड़ताल के नतीजे में जाँ बहक हो गए। उन हालात में केंद्र सरकार को बिलाखिर तेलुगु बोलने वाले लोगों के आगे घुटने टेकने पड़े और हुकूमत ने फैसला किया कि मद्रास और हैदराबाद के तेलुगु बोलने वाले लोगों को एक साथ मिलाकर 1 नवंबर 1953 में एक अलग रियासत कायम कर दी गई। दोस्तों, देखा जाए तो जबान यानी लैंग्वेज को मुद्दा बनाकर भारत में अगर पहली कोई रियासत बनाई गई तो उसका नाम आंध्र प्रदेश था। इस रियासत ने भारत की तरक्की में अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा करना शुरू किया, मगर फिर 2014 में तेलंगाना के बन जाने से हैदराबाद आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। हैदराबाद के इस रियासत से अलग होने का नुकसान कितना ज्यादा था, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि सिर्फ हैदराबाद और इसके आसपास के इलाके से ही आंध्र प्रदेश का 55% रेवेन्यू जनरेट होता था। यहाँ तक कि आंध्र से सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाले रेवेन्यू का 65% हिस्सा हैदराबाद से ही जाता था। इन हालात में हैदराबाद के आंध्र से अलग हो जाने के बाद डेवलपमेंट पर फोकस रखने के लिए बजट में बहुत कमी आ गई। साथ ही आंध्र से सेंट्रल सरकार को जाने वाला रेवेन्यू भी कम होने लगा, जिसकी वजह से सेंट्रल सरकार ने भी आंध्र प्रदेश को बुरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो दिन था और आज का दिन कि इसके बाद आंध्र प्रदेश की तरक्की और डेवलपमेंट जैसे बिल्कुल ही खत्म हो गई थी और ऊपर से रही सही कसर यहाँ के सियासी रहनुमाओं यानी नेताओं ने कास्ट पॉलिटिक्स यानी जात पात की सियासत के जरिए पूरी कर दी। लोग जात पात के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इन मसलों ने इस स्टेट को मजीद पीछे धकेल कर रख दिया। भारत में जात पात का जो एक फर्क रखा जाता है उसके मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश की 37% आबादी छोटी जात से ताल्लुक रखती है, जबकि यहाँ ऊंची जात के लोगों की आबादी 33%, माइनॉरिटीज 7%, कबायली आबादी 7% और दूसरी जातों की आबादी 16.6% के लगभग है। यही वजह है कि यहाँ पर छोटी जात के लोग भी बड़े नेता यानी सियासी लीडर बन चुके हैं। यहाँ सबसे ज्यादा वोट बैंक भी छोटी जात वालों का ही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यहाँ की छोटी जात के लोग जिस सियासी पार्टी के साथ खड़े हो जाएं, उनको सपोर्ट और वोट करें तो वही सियासी जमात यहाँ के इलाकों से आसानी से जीत जाती है। इसके बावजूद कि यहाँ 37% आबादी कदरे बेहतर और अच्छी जात से ताल्लुक रखती है, यहाँ ज्यादा ताकत छोटी जातों की ही है। वो अलग बात है कि यहाँ की छोटी जातें भी 12 छोटे छोटे ग्रुपों में बटी हुई हैं और ये सब कम्युनिटीज आपस में भी लड़ती रहती हैं। यहाँ जब भी इलेक्शन होता है तो इनका बैकवर्ड कास्ट की कम्युनिटीज को जोड़ना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। देखा जाए तो इसी वजह से यहाँ के बहुत से लोग इस कास्ट सिस्टम पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इन इलाकों में अगर सरकार कुछ भी ऐसा करना चाहे जो इन लोगों को पसंद ना हो तो ये उस जात पात का मसला बनाकर सरकार को तंग करना शुरू कर देते हैं। सरकार इन तमाम मसाइल से निपटने के लिए मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें चलाती है, जिनमें से मशहूर फ्रीबीज और एनेसेसरीज की वेलफेयर है। इन स्कीमों का सीधा असर पूरी स्टेट के बजट पर पड़ता है और हालात बेहतर होने के बजाय मजीद खराब हो जाते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की अगर कास्ट की बात की जाए तो दूसरी कास्ट की पॉपुलेशन सिर्फ 33% है, जिसमें काम्पोस कम्युनिटी 15% और बाकी रेडीज और कमास के कुछ लोग शामिल हैं। आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि रेडीज और कमास कम्युनिटी बेशक कम आबादी रखती है, मगर यहाँ की सियासी
सियासत में इन दोनों का बहुत ज्यादा हिस्सा होता है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि आंध्रा के करंट सीएम मोहन रेड्डी भी अपनी रेड्डी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखने के साथ साथ 37% दूसरी कम्युनिटीज और खास तौर पर 15% आबादी वाली कापोस कम्युनिटी के मसाइल भी हल करें। आंध्रा शायद भारत का वाहिद ऐसा इलाका है कि जहाँ की कम्युनिटीज इलेक्शन के दौरान हल्का सा भी इधर उधर हो जाएं तो इलेक्शन के रिजल्ट बदल जाते हैं। यहाँ की सारी छोटी जातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इनका खाना पीना, उठना बैठना, यहाँ तक के कपड़े भी दूसरी कम्युनिटी से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ का मास और रेडी कम्युनिटी भले ही सियासत में बहुत ज्यादा ताकत रखती हो, मगर यहाँ की सियासत को अपने हाथ में लेने के लिए इन दोनों को 15% वाली कापूस कम्युनिटी का साथ जरूर चाहिए होता है। कुछ साल पहले इन सारी कम्युनिटीज और खास तौर पर कापोस को इकट्ठा करने के लिए भारत के सुपरस्टार चिरंजीवी ने एक सियासी पार्टी भी बनाई थी, लेकिन बाद में चिरंजीवी ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में जम कर दिया और दोनों पार्टीज मिक्स हो गई। कुछ अरसे बाद उन्हीं के छोटे भाई पवन कल्याण ने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम जाना सीना रखा गया और इसका मोटो भी आंध्रा में कापूस को इकट्ठा करना था। इस इलाके में इसी तरह की और भी बहुत सी पार्टीज बन चुकी हैं और यही वजह है कि भारत में जिस भी पार्टी की सरकार आती है वो इनमें से एक को अपने साथ मिलाकर उनके इलाके में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करवा देती है और दूसरे इलाके उसी तरह मसाइल का शिकार रहते हैं। फिर आगे चलकर उसका नुकसान इस तरह भी सामने आता है कि इस स्टेट में सेंट्रल सरकार की तरफ से जो भी मेगा प्रोजेक्ट आना होता है वो नहीं आ पाता है और यहाँ के लोग पीछे रह जाते हैं। आज आंध्र प्रदेश के लोग जितना टैक्स भारतीय सरकार को जमा करवाते हैं उसका आधा भी वापस उन पर खर्च नहीं हो पाता है। इस बात को आप इस तरह भी समझ लीजिए कि 1956 से लेकर 2019 तक आंध्रा ने सेंट्रल सरकार से 2.53 लाख करोड़ रुपए लोन लिए थे। कहा जा रहा है कि ये कर्ज 2024 तक 10 लाख करोड़ तक जाने की उम्मीद हो सकती है। यानी इस रियासत में मजीद मसाइल पैदा होंगे और लोगों की जिंदगी भी ज्यादा मुश्किल होती चली जाएगी। दोस्तों, आज भारत के बहुत से सियासतदानों ने आंध्र प्रदेश की सरकार को श्रीलंकन सरकार से जोड़ना शुरू कर दिया है और ऐसा इसलिए है कि आज भी आंध्रा की सरकार यहाँ के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को देखने के बजाय छोटी छोटी कम्युनिटीज के वोट लेने के लिए उन्हें खुश करने के काम कर रही है। इस तरह रियासत आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक क्राइसिस में भारत की बाकी तमाम रियासतों को पीछे छोड़ चुकी है। पहले जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ हुआ करते थे तो उस वक्त यहाँ का अमीर कल्चर, सियासत, बेहतरीन तालीम, रोजगार और सेहत की सहूलियात की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर था। मगर आज आंध्र प्रदेश की सरकार के पास अपने मसाइल खत्म करने का कोई रास्ता या प्लान मौजूद नहीं है। दोस्तों, आंध्रा के क्राइसिस कितनी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि FDI इनफ्लो की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2022 तक यहाँ 99% की गिरावट आई है, जो दिखाती है कि आंध्रा की सरकार में बहुत से ऐसे फॉल्ट मौजूद हैं कि जो इस रियासत को बहुत जल्द बैंकक्रप्ट कर सकते हैं। यहाँ के हालात इतने खराब हैं कि अगर केंद्र सरकार अपना हेल्थ पैकेज आंध्रा को ना दे तो ये स्टेट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। दोस्तों, जब आंध्रा से हैदराबाद अलग हुआ तो उस वक्त आंध्रा हुकूमत की कोशिश थी कि सबसे पहले वो अपना कैपिटल सिटी बनाए। उस वक्त आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी की हुकूमत थी और वहाँ के सीएम एन चंद्राबाबू नायडू थे। उन्होंने कृष्णा नदी के किनारे छोटे छोटे गाँव की जमीन को एक साथ मिलाकर आंध्रा का कैपिटल बनाने की कोशिश की। इस कैपिटल को बाद में अमरावती नाम दिया गया। नायडू ने यह फैसला इसलिए किया था कि ये जगह रियासत के बाकी शहरों के भी इंतहाई करीब यानी बॉर्डर पर थी, मगर उस वक्त के अपोजिशन लीडर जगन मोहन रेड्डी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद भी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसी शहर को कैपिटल बनाने की इजाजत दे दी। केंद्र सरकार ने भी इस काम में मदद देने का वादा किया और फिर मोदी हुकूमत ने इस शहर को बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। फिर वहां की छोटी छोटी जात के लोगों ने अपने मसले खड़े करना शुरू कर दिए और कैपिटल बनाने के लिए मोदी सरकार को काफी मुश्किल देखना पड़ी। आज आंध्रा में इन सारे मसलों की वजह से करप्शन भी अरूज पर पहुंच चुकी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आंध्रा भारत की चौथी सबसे ज्यादा करप्ट स्टेट बन चुकी है। एक सर्वे के मुताबिक आंध्र प्रदेश के 95% लोगों ने माना कि उन्हें अपने काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी थी। इसी करप्शन की वजह से ही इस स्टेट में बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हुए हैं। ऐसे में अगर तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से कंपेयर किया जाए तो 2022 से 2023 के दौरान जहां आंध्र प्रदेश ने 94,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया, वहीं तेलंगाना रियासत ने 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। इस चीज को देखकर पता लगाया जा सकता है कि आंध्रा के हालात आज कितने खराब हैं और इन खराब हालात में वहां की जात पात का मसला सबसे ज्यादा किरदार अदा कर रहा है। आज लाखों लोग आंध्र प्रदेश को छोड़कर दूसरी भारतीय रियासतों में जा चुके हैं, जहां के ज्यादातर लोग अपना सब कुछ बेचकर अमेरिका जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि अमेरिका
अमेरिका में पिछले 10 साल के दौरान जो जबान यानी लैंग्वेज सबसे ज्यादा फैल रही है वो तेलुगु ही है। आंध्र प्रदेश के लोग आज मोदी सरकार की जानिब देख रहे हैं कि आखिर कब वो उनके मसाइल हल करने की संजीदा कोशिश करेगी ताकि ये लोग भारत छोड़ने पर मजबूर ना हो। दोस्तों, अगर आपको आंध्र प्रदेश के हवाले से हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।